बयां करता है आपका घर। हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक अपना आशियाना हो, इसीलिए हम तलाश करते हैं इसकी पूरे हिंदुस्तान में। मुंबई का गोरेगांव ईस्ट इलाका रहने वालों के लिए एक हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन है। प्रॉपर्टी में किया गया निवेश आपको रिटर्न तो जरूर दिलाएगा। परखते हैं आपके घर की हर दीवार, हर कोने और आपकी जरूरत को। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम करेंगे आपकी मदद आपका घर खरीदने, ताकि आपको मिले आपके सपनों का घर। RR Kabul presents CNBC आवाज इंडिया रियल एस्टेट गाइड। Presented by RR Kabul, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। दुनिया भर पे मंदी का फंदा कसता हुआ नजर आ रहा है। काफी पैनिक है इस वक्त बाजार में और इंडस्ट्री में भी कुछ हद तक। हमारे साथ इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए गोदरेज ग्रुप के आदि गोदरेज, HDFC बैंक के अभय आयमा और कासा फिनवेस्ट के सिद्धार्थ शंकर जुड़े हुए हैं। गोदरेज साहब, आप कह रहे थे कि काफी सारे विकल्प हैं, काफी सारे टूल्स हैं हमारी आमरी में, इस वक्त काफी हथियार हैं, लेकिन दरअसल सरकार जिन चीज का इस्तेमाल कर रही है, RBI कर रहा है, वो है ब्याज दरें लगातार बढ़ाकर महंगाई पर काबू करना फिलहाल। और उसके लिए वो खुल के कह रहे हैं कि हम ग्रोथ को सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। भले ही एक भी कार ना बिके, भले ही मुंबई में घरों की रजिस्ट्री आधी हो जाए, उससे भी कम हो जाए, लोग घर लेने की हालत में भी ना रहें, लेकिन ब्याज दरें तो हम बढ़ाते रहेंगे। तो सरकार दरअसल कुछ दूसरी दिशा में जा रही है, उसको फिक्र नहीं है इस समय इंडस्ट्री की। मिस्टर गोदरेज। हाँ, नहीं, मैं समझता हूं कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की पॉलिसी अच्छी नहीं रही है। इससे इन्फ्लेशन नीचे नहीं आया है। एक बड़ा वरी है कि RBI ने रुपी को बहुत डिप्रिशिएट होने दिया है। सब दूसरी करेंसी से वीक हो गई है और इससे इन्फ्लेशन और भी बढ़ सकता है। मैं समझता हूं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के अलावे उनको मॉनेटरी थोड़ा टाइटनिंग करना था तो कुछ फायदा रहता था, पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। और जो इंटरेस्ट रेट घटाए तो मुझे लगता अब बेटर रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी कम होगा। और अगर दुनिया में जो मंदी आए तो कमोडिटी प्राइसेस जरूर घटेंगे और इन्फ्लेशन अपने आप कम रहेगा। तो अभय, यहाँ पे गोदरेज साहब कह रहे हैं कि RBI लगातार रेट बढ़ाता जा रहा है, फिर भी 9.8 की रीडिंग थी लास्ट जो हमारे पास महंगाई के आंकड़े आए हैं पिछले महीने के, तो इसमें तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ग्रोथ पे जरूर चोट पहुंच गई। आप देख सकते हैं ऑटो में, आप देख सकते हैं रियल एस्टेट में और अक्रॉस सेक्टर्स ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी फ्रेमवर्क अभी ऐसा क्यों है कि हमें ग्रोथ की कोई फिक्र नहीं है? केवल इन्वेस्टर्स को फिक्र है शेयर बाजार में, सरकार को फिक्र नहीं है? देखिए, ये हालांकि मैं गोदरेज साहब से एग्री करता हूं, दिस मे नॉट बी द करेक्ट मेथड, और कई चीज़ों में एग्री करता हूं, लेकिन उसको एक साइड में रख के आप ये स्टेप तभी ले सकते हैं जब आपके पास ग्रोथ होगी। और आज US ले लीजिए आप, वहां की 0.25% पे इंटरेस्ट चल रहा है। तो अगर वहां के मॉनेटरी पॉलिसी को इंटरवीन करना है तो कहां इंटरवीन करेगा? एक स्टेप ले सकता है, फिर जीरो आ जाता है। जीरो का आगे क्या करेंगे? यहां 16 बार बढ़ाया गया तो 16 बार उनको घटाया जा सकता है। अगर कल को ग्रोथ को इंपटस देना होगा तो वो जो आर्मरी बात कर रहे थे, हमारे पास एक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप हमारा GDP देखें, वो 7.5, पौने 8 जो भी बोले, ये दिस इज इंस्पायर्ड द फैक्ट कि हमारा GDP काफी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर, गवर्नमेंट डिसीजंस पर और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर। पिछले 8 महीने से सब जानते हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस स्कैम्स और पॉलिटिकल टर्बुलेंस जो रहा है, ये डिसीजन मेकिंग बिल्कुल बंद हो गई है। तो इन स्पाइट ऑफ दैट आज हम 7.5, तो उसको मद्देनजर रखना चाहिए। वो कभी ना कभी तो बदलेगा, कभी ना कभी तो स्कैम बंद होंगे, कभी ना कभी तो गवर्नमेंट एक्शन शुरू होगी, आज नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 3 महीने बाद, ऐसा तो नहीं चलने वाला है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वर्स्ट केस सिनेरियो में ये हमारा हाल है। और दूसरा, क्या ये वर्स्ट है? अबे, क्या हम बॉटम पे हैं, आप कह रहे हैं? नहीं, बॉटम अप हर चीज को इंडेक्स से मत कोरिलेट कीजिए, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से। ऑब्वियसली अगर आप 16 बार आगे इंटरवीन कर सकते हैं, जहां की अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें, जैसे मैं US का एग्जांपल देख रहा था, आपके पास कोई टूल ही नहीं बचा हुआ है। आप 0.25 से क्या, अगर कल को RBI को लगता है कि ग्रोथ को इंपटस देना है तो वो 16 बार इंटरवीन कर सकता है। दूसरा कि जैसे गोदरेज साहब कह रहे थे, रुपी, ये मेरे हिसाब से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि
हमारी जो इकोनॉमी है वो 30% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, 70% डोमेस्टिक कंजम्पशन है, एज कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर इकोनॉमीज विच आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। नाउ ऐसी चीज में अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्लो डाउन हो भी जाता है, और या जो कि हो रहा है, वो मेरे को लगता है हमारे लिए काफी इन द लॉन्ग रन अच्छा रहेगा। अच्छी बात है, हमें कच्चा तेल सस्ता मिलेगा, हमें मिनरल सस्ते मिलेंगे, लेकिन और 70% को जो बेनिफिट होगा, जो 30% को नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो इसलिए अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी में मेरा कोई सुनते तो मैं कहता था आप करेंसी को 10% अप्रिशिएट कर लीजिए, आपका 30% जो है कि इकोनॉमी सफर करेगी, लेकिन आपकी 70% बेनिफिट करेगी, क्योंकि ऑयल कमोडिटीज ऑटोमेटिकली और इन्फ्लेशन प्लस इफ यू हैव टू बाय डॉलर्स, आप लिक्विडिटी सकआउट कर लेते हैं पूरा। तो मुझे लगता है ये भी, मतलब जो काफी जानकार लोग हैं वहां पे, उनके मन में ये भी होगा, टाइमिंग की बात है। तो टूल्स जो हैं, व्हेन यू आर इन अ यू ओनली हैव दिस टूल्स बिकॉज यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। बिल्कुल, लेकिन चिंता यहाँ पे यही है कि दूसरी तरफ आप तो कह रहे थे करेंसी को अप्रिशिएट करना चाहिए, पर वो उल्टा डिप्रिशिएट हो गई है, और उसके चलते अब जो इकोनॉमिस्ट के मान रहे थे कि शायद ब्याज दरें पीक होने को आई हैं, उन्हें भी सवाल उठ रहे हैं। सिद्धार्थ, क्या है आपकी राय इस समय, इन्फ्लेशन पे कितना इंपैक्ट आएगा? जो प्रोजेक्शन 7% का था आरबीआई का मार्च के लिए, और एक कंसेंसस था कि शायद हम वहां पे पहुंच जाएंगे, अब रुपया इतने ज्यादा डिप्रिशिएट होने के बाद क्या वो मुमकिन होगा? देखिए, मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन एक सप्लाई साइड प्रॉब्लम है, जैसा सब लोग भी कहते हैं, इकोनॉमिस्ट का आम मानना है कि सप्लाई साइड प्रॉब्लम है, इसीलिए आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की वजह से भी इन्फ्लेशन आज सच कम नहीं आ पा रहा है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, जैसे आज 49 रुपीज को पार कर गया, तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होना थोड़ा सा मुश्किल होगा डेफिनेटली। बट जहां तक हम ये बात कर रहे हैं कि आरबीआई को इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने चाहिए, आई थिंक आरबीआई पे भी बहुत स्कोप है। अभी भी हम 7.5-8% ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। तो अगर ग्रोथ रेट और 0.25% कम भी हो जाता है, और अगर आरबीआई को ऐसा महसूस होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम हो सकता है, तो आई थिंक उसको और 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, पर अभी उस पर ग्रोथ में बहुत स्कोप बचा हुआ है अभी ऑलरेडी आरबीआई के पास। ओके, यानी आपको लगता है कि यहाँ पे अभी भी ब्याज दरें और बढ़ सकती हैं, ब्याज दरें अभी पीक नहीं हुई हैं। मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा, क्योंकि हम कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है, फ्री फ्लोट नहीं है, जैसा कि बाकी अंतरराष्ट्रीय करेंसीज हैं, जहां पे मॉनेटरी एक्शन वो करेंसी में नहीं किया जा सकता है। यहां पे क्योंकि कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, शार्प मॉनेटरी एक्शन बाय आरबीआई ऑन रुपी डॉलर फ्रंट इज वेरी मच पॉसिबल। तो अगर यहाँ 10% करेंसी को अप्रिशिएट करने के लिए इंटरवीन करेंगे, वो बाकी जगहों पे नहीं किया जा सकता है। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हम फ्री फ्लोट करेंसी नहीं है। ये तो फिलहाल डिमांड इंडस्ट्रीज की भी है, उनकी खासतौर पे जो इंपोर्ट कर रहे हैं कि आरबीआई इंटरवीन करे, पर आरबीआई बहुत एक्टिव नजर नहीं आया है अब तक फॉरेक्स मार्केट में। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद।